हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों, आज हम लूसेंट जी के इंडियन हिस्ट्री का 21 पार्ट देखेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपसे वैदिक सभ्यता के बारे में बात की थी और मैंने वहाँ पे वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपसे ऋग वैदिक काल के बारे में बात की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उससे बाद जो सभ्यता पनपी हमारे भारत में वो थी वैदिक सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और फिर मैंने आपसे ऋग्वैदिक काल के बारे में काफ़ी बात की थी पिछली वीडियो में भी। और मैंने आपसे बात की थी कि जो महिलाएं वगैरह थी उनको काफ़ी उस समय सम्मान किया जाता था, महिलाओं का काफ़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी महिलाओं की, और उनको शिक्षा वगैरह का अधिकार था। विवाह भी प्रचलित था, यानी कि अगर किसी के पति की डेथ हो जाती थी वो लेडीज़ मतलब दोबारा शादी कर सकती थी। और जैसे बाल विवाह जैसी प्रथाएं उस समय उपलब्ध नहीं थी, यानी कि समाज बहुत ही अच्छा और आदर्श था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का आगमन हुआ था तो उस समय फिर थोड़ा समाज भ्रष्ट होने लगा था और महिलाओं की स्थिति थी जो वो उतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन आज हम ऋग वैदिक काल के बारे में ही आगे देखेंगे। अभी हम जो उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ऋग वैदिक काल है उसमें महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त थी, यानी कि महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। तो उसी समय की एक महिला हुआ करती थी गार्गी। तो जो गार्गी थी उन्होंने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। तो दोस्तों, क्या हुआ करता था उस समय कि उस समय जैसे आपने सुना होगा कि लोग अपने विचारों को प्रकट करते थे। जैसे जो भी पढ़े लिखे लोग होते थे तो वो शास्त्रार्थ करते थे और वहाँ पे वो क्वेश्चन वगैरह पूछा करते थे कि जैसे ज़िंदगी की सच्चाई क्या, जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि लाइफ के बारे में उनके क्वेश्चन हुआ करते थे कि लाइफ क्या है, लाइफ में क्या करने के लिए हम आए हैं, जहाँ हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो इस तरह के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो जो कहा जा रहा है कि जो गार्गी थी उन्होंने वो उस समय के एक बहुत बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे, बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, याज्ञवल्क्य। तो कहा जाता है कि जो गार्गी थी, जो एक महिला थी, उन्होंने याज्ञवल्क्य को मतलब वाद विवाद की चुनौती दी थी, यानी कि उन्होंने उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछे थे। मतलब इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। फिर दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं अमाजू होती थी, यानी कि जो लड़कियां जिंदगी भर शादी नहीं करती थी उनको उस समय अमाजू जाता था ऋग्वैदिक काल में। फिर हम आगे बात करेंगे जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। तो दोस्तों, जो जैसे कि जो जीविका के लिए यानी रोजगार के लिए जो शिक्षक हुआ करता था उस समय, जो रोजगार प्राप्त करने के लिए वेदों को पढ़ाया करता था, उसको उस समय उपाध्याय कहा जाता था। फिर आगे बात की जा रही है कि जो आर्य लोग थे, जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, उनका जो मुख्य पेय पदार्थ था, यानी कि वो पीने के लिए क्या पीते थे, वो सोमरस पीते थे। ये आपने अगर सीरियल वगैरह देखे होंगे जो जैसे देवताओं वगैरह के, कभी तो आपने देखा होगा कि सोमरस सोमरस उसमें बड़ी बात होती है सोमरस की। तो ये जो सोमरस था ये वनस्पति का बनाया जाता था। फिर हम बात करते हैं कि जो आर्य लोग थे तो वो किस तरह के कपड़े वगैरह पहना करते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं बांस। तो दोस्तों, जो बांस हुआ करता था ये शरीर के ऊपर धारण किया जाने वाला मुख्य वस्त्र हुआ करता था। तो दोस्तों, जो आर्यों के वस्त्र थे उसमें सबसे पहले हमने बात की बांस की। तो जो मुख्य वस्त्र हुआ करता था जो शरीर के ऊपर धारण किया जाता था उसको बांस कहा जाता था। फिर हम जो सेकंड उनका जो कपड़ा हुआ करता था उसको हम बात करते हैं आदिवास। तो जो एक और वो वस्त्र पहना करते थे वो था आदिवास, और इसको कमर के नीचे पहना जाता था। और उष्णीय, तो ये जो उष्णीय हुआ करता था ये एक तरह की पगड़ी हुआ करती थी। और जो जैसे कि शरीर के जो अंदर पहने जाने वाले वस्त्र हुआ करते थे उनको निब्बी के नाम से जाना जाता था। फिर हम बात करते हैं आर्यों का मनोरंजन। तो दोस्तों, जो आर्य लोग थे, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, वो
अपने मनोरंजन के लिए संगीत वगैरह सुना करते थे। वो रथ दौड़ किया करते थे, जैसे आपने रथ वगैरह देखे होंगे जैसे महाभारत वगैरह में, तो उनकी दौड़ हुआ करती थी। और जैसे घुड़दौड़, जैसे कि घोड़े पे बैठ गए सभी और फिर घुड़सवारी, मतलब जैसे घुड़दौड़, जैसे एक तरह से वो भी मतलब कंपटीशन करते थे कि कौन आज सबसे पहले किसी स्थान पे पहुंचेगा। और जैसे दूत क्रीड़ा, दूत क्रीड़ा दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे महाभारत में जैसे मामो शकुनी ने जो भी पासे वगैरह थे, कुछ इस तरह का आप समझ सकते हैं खेल हुआ करता था। और जो आर्य लोग थे इनका जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो कृषि और पशुपालन हुआ करता था, यानी कि ये लोग खेती वगैरह और पशुपालन से ही मतलब अपनी मुख्य काम हुआ करता था इन लोगों का। फिर हम आगे बात करते हैं महर्षि कनाद। तो दोस्तों जो महर्षि कनाद हुआ करते थे इनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो एटम की खोज थी, जहाँ जो परमाणु की खोज थी, जो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये महर्षि कनाद ने की थी। इसका अगर अगर आप कभी एटम के बारे में पढ़ें या परमाणु के बारे में अगर आप पढ़ें, जैसे नाइन्थ वगैरह की बुक भी आप पकड़ेंगे साइंस की, तो उसमें आपको जैसे महर्षि कनाद का नाम मिल जाएगा। और फिर हम दोस्तों बात करते हैं कि जो गाय हुआ करती थी ना उस समय, तो गाय को अदन्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गाय को अदन्य। और दोस्तों उस समय गाय को बड़ा ज़्यादा पवित्र माना जाता था और गाय को ना मारे जाने योग्य माना जाता था, यानी कि गाय को नहीं मारते थे। और अगर कोई बंदा जैसे कोई गाय को मार देता था, जहाँ फिर वो उसको घायल कर देता था, तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था, जहाँ फिर उसको देश निकाला दे दिया जाता था, यानी कि गाय को बड़ा ही ज़्यादा पवित्र माना जाता था। और दोस्तों जो आर्य लोग थे इनका जो प्रिय पशु हुआ करता था ना, वो हुआ करता था घोड़ा, यानी कि ये घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह करते थे। और जो इनके सबसे अच्छे या प्रिय देवता हुआ करते थे वो इंद्र हुआ करते थे। दोस्तों धन्यवाद।